नमस्कार नौजवान साथियों। कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन है उसमें हम सब फ्री हैं। देश की कोर्ट भी चल नहीं रही है। सोचा आप जैसे सभी नौयुवानों से हमारा जो संविधान है और 1951 से 1975 तक जो जो अमेंडमेंट हुए वो क्यों हुए, उसका रिएक्शन क्या आया, उस पर थोड़ी चर्चा आप लोगों से करें। तो आप जो एक जुमला चल रहा था कि 70 साल में क्या हुआ, उसके एक कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी आप समझ सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग संविधान नहीं पढ़ते, आप लोग संविधान जानते हो, पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक पर आप सभी लोगों से संवाद किया है। तो हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू थे, वो समाजवादी विचारधारा के थे। उनके जो कार्य प्रणाली रही है और जो जो उन्होंने अमेंडमेंट किए, लोगों के लिए काम किए, देश के लिए जो काम किए थे, वही उभर कर आता है। पहले अब हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पे रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें थी और उन रियासतों में काफ़ी जमींदार लोग, जागीरदार लोग हुआ करते थे। भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो मिल्कियत का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था। और हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल जो राइट्स है उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत के संविधान का जो मूल हार्द है, देश के सभी लोगों को समानता देने की, अगर प्रॉपर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट ही रहता तो देश के जो सभी लोग हैं उसका समानता की कल्पना नहीं की जा सकती थी। क्योंकि जो जमींदार लोग थे, उन जमींदार लोगों के पास, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन, किसी के पास 2000 एकड़ ज़मीन थी। तो पहला काम लैंड रिफॉर्म्स का करना आवश्यक समझा उन लोगों ने और फर्स्ट अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हुआ और जो प्रॉपर्टी का राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स था, उसे हटाकर लीगल राइट्स में उसे कन्वर्ट कर दिया, अमेंडमेंट हुआ। साथ साथ भारत के संविधान में जो शिक्षा की बात रखी गई है वो आर्टिकल 15 में रखी गई है। आदिवासियों और दलितों को जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन आर्टिकल 15(4) में है। लेकिन देश का जो संविधान बना था उस वक्त आर्टिकल 15(4) नहीं था, 15(1), 15(2) और 15(3) ही था। लेकिन 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट में ही जवाहरलाल नेहरू ने अमेंडमेंट करके शिक्षा में जो रिजर्वेशन देना था उसे फंडामेंटल राइट्स में ही जोड़ दिया था और 15(4) का अमेंडमेंट करके 15(4) उसमें ही फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया था। ये 51 में हुआ और उसके बाद जैसे जैसे शासन आगे बढ़ा, हमारे 51 से लेकर 75 तक 3 शख्सियत को हम खास तौर पे याद करेंगे। ऐसा जो परिस्थितियां निर्माण हुई थी, एक तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, और एक बड़ी शख्सियत के तौर पे जो उभरी थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब बड़ा प्रधान थी तो भारत के संविधान में 24, 25, 26, 27, 28, 29 का जो अमेंडमेंट हुआ भारत के संविधान में, वो ऐतिहासिक अमेंडमेंट थे। वो अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म्स के बारे में थे। ये जो बैंक थी, बैंक को राष्ट्रीयकरण करने के अमेंडमेंट थे। प्रीवी पर्स जो है, हमारे राजाओं को जो सालियाना मिलता था करोड़ों रुपयों में, वो बंद करने के लिए थे। ऐसे ऐतिहासिक अमेंडमेंट वो कहे जाते हैं। और वो जो
जो अमेंडमेंट हुए थे वो अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर हुए थे, वो केस जो थे वो आप जान सकते हैं। गोवलकर का जो केस है, सज्जन सिंह का जो केस है, केशवानंद भारती का केस है, ये जो ऐतिहासिक केस रहे। अगर आप ये जो 24 से 29 तक का जो अमेंडमेंट आप पढ़ोगे और साथ साथ ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में हुए ये अगर आप पढ़ोगे तो आप 51 से लेकर 75 तक समानता के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा में, जमीन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, आप बहुत बारीकी से समझ सकते हो उसे। और इन सब चीजों को समझने के बाद ही आप जो एक ट्रेंड चलाया गया है कि 70 साल में क्या हुआ है, वो क्या क्या हुआ था, ये आप उन अमेंडमेंट को पढ़कर ही समझ सकते हैं। आदिवासियों के लिए तो अलग प्रावधान थे ही 5th शेड्यूल में, फिर भी 52 में या तो 53 के इर्द गिर्द देश के फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासियों के बारे में जो बातें रखी थी, जो सोच रखी थी, वो अगर आप सुनोगे तो आप लोगों को अंदाजा लग सकता है कि आदिवासियों के लिए कैसे कदम उठाए गए थे। ये जो अमेंडमेंट की मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें केशवानंद भारती का जो केस डिसाइड हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में टोटली 13 जजेस रहते हैं, 13 जस्टिस रहते हैं। वो जो केशवानंद भारती का केस था वो लैंड रिफॉर्म्स के अमेंडमेंट जो हुए थे, सीलिंग एक्ट आए थे, उस पर चैलेंज हुआ था। और ये सारे जो केस है वो सिर्फ संविधान का आर्टिकल 368 और संविधान का आर्टिकल 13 पे ही थे। और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को आप अगर समझ लोगे तो आपको संविधान समझने में बहुत आसानी होगी, ये केस को समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसे ऐतिहासिक केस रहे हैं, जैसे कि हम 1997 की बात करें तो ये जो समता जजमेंट है, ये समता जजमेंट भी बहुत ऐतिहासिक रहा है। ये समता जजमेंट आदिवासियों के लिए जो संविधान में 5th शेड्यूल का प्रावधान किया था, वो प्रावधान को किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया, ये समता जजमेंट ने लेट डाउन किए हैं। आदिवासियों की जमीन थी, कुदरती संसाधन था, उस पर आदिवासियों का क्या राइट्स रहेगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल उसमें क्या, उसका क्या रोल रहेगा, ऐसे सारी बातें समता जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए। तो मुझे ये वीडियो के जरिए आप लोगों को सिर्फ यही बताना था कि आप मेहरबानी करके अगर हमारा संविधान समझना चाहते हो तो ये संविधान में आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 19, 39, 32, 368, ये जो आर्टिकल्स है आप बारीकी से पढ़े और समझे। अगर इसे आप पढ़ोगे तो साथ साथ आपको गोवलकर जी का जो केस है, सज्जन सिंह का जो केस है, साथ साथ जो हमारे केशवानंद भारती जी का केस है, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और तब आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पहले शासक बने थे वो देश के संविधान के साथ कैसे चलते थे और किस तरह देश की जो आम जनता है उनके लिए जो कदम उठाए थे। केशवानंद भारती का जो केस रहा है उसमें एक ऐतिहासिक जजमेंट, ऐतिहासिक तथ्य यह भी रहा है कि जितने भी अमेंडमेंट 24वां, 25वां, 26वां, 27वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसे सही ठहराया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन साथ साथ ये भी प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए थे केशवानंद भारती के केस में कि जो भी सांसद है हमारे देश की वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो अमेंडमेंट उसकी सीमा तय की गई है। वो अमेंडमेंट संविधान लिखने वाले की पावर जितना पावरदार नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा संविधान जो बना है उस संविधान के मूल ढांचे में हमारी संसद अमेंडमेंट नहीं कर सकती। हमारा जो संविधान का मूल ढांचा है वो बना रहना चाहिए। इस तरह की जो गाइडलाइन केशवानंद भारती के केस में जारी की थी और इस तरह हमारा संविधान को बरकरार रखने के लिए देश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी।
साथ साथ अगर आप हमने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जो पहल देखोगे, अमेंडमेंट देखोगे, या जो देश के सभी लोगों को जिस तरह सिक्योर करना था वो अगर आप देखोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि पहले था अगर कोई भी राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उसे रिव्यू करने का पावर था, और आज भी है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर इफेक्ट करता हो या फिर संविधान के साथ मैच ना होता हो ऐसा कानून या ऐसे भाग को ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। लेकिन उसमें शेड्यूल 9 जोड़ा गया था। कोई भी कानून जो राज्य बनाती है या हमारी संसद बनाती है और वो कानून अगर शेड्यूल 9 में चला जाए तो शेड्यूल 9 में चला गया कानून को ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती थी। ऐसा अमेंडमेंट भी हमारे ये संविधान में हुए हैं। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, देश का संविधान को अगर समझना चाहते हो तो ये जो अमेंडमेंट हुए हैं, ये अमेंडमेंट साथ साथ मैंने जो केस की बात आप लोगों के सामने रखी है, ये हमारे जो LLB करने वाले स्टूडेंट है, युवा है, हमारे नौजवान साथी जो एडवोकेट है, उन्हें ये पढ़ना चाहिए। अगर इनको आप ये अमेंडमेंट पढ़ोगे, साथ साथ ये जो केस हमने बताई ये इसकी स्टडी करोगे तो आप संविधान का ढांचा और संसद की पावर को समझ सकते हो। अमेंडमेंट किस तरह किया जा सकता है इसको आप समझ सकते हो। तो दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस केस के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में। लेकिन आप ये वीडियो देखकर अपने मन में एक उत्सुकता अगर आप लोगों की जगेगी और देश के जो पहले शासक लोग रहे थे उन लोगों ने 1951 से 75 तक क्या क्या किया था इसके बारे में आप जानना है तो ये जो अमेंडमेंट और ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में हुए, इसको आप जरूर स्टडी कीजिए। इतना ही कहकर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और मेरी ये जो बातें थी उसको विराम देता हूं। सबका धन्यवाद।